श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है धनयोग और राजयोग होने के बाद भी जातक सफल नहीं हो पाता है, सामान्य जीवन बिताने पर मजबूर होता है। तो ऐसे क्या योग होते हैं जो राजयोगों को भी निष्प्रभावी कर देते हैं और ऐसे दुर्योग जो व्यक्ति को सफलता हासिल करने में बाधा प्रदान कर देते हैं। जन्म पत्रिका में बुधादित्य योग का निर्माण केंद्र में हो, गजकेसरी योग का निर्माण केंद्र में हो, दशम का मंगल कुलदीपक योग बनाता हो, आत्माकारक अमात्यकारक की स्थिति भी शुभता में बनी हुई हो, केंद्र में केंद्र का स्वामी बैठकर पंचमहापुरुष योग का निर्माण कर रहा हो, तो देखते ही लगता है कि कुंडली बहुत अच्छी है। लेकिन कुछ ऐसे सामान्य दुर्योग होते हैं जो उन सारी शुभताओं को, सारी राजयोगों को, सारी धन योगों को लगभग समाप्त कर देते हैं। लग्नेश नवमेश का योग, दो शुभ ग्रहों का योग धन भाव में होता है और जातक ऋण से ग्रस्त रहता है। जातक धनार्जन करता है लेकिन उससे ज़्यादा व्यय कर देता है और उसके माता पिता या उसके परिजन उसके ऋण को उतारने में उसको सहयोग करते हैं और वह दोबारा से फिर ऋणग्रस्त हो जाता है। तो ऐसी दो कुंडलियों को आपके सामने उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा और उनमें क्या दुर्योग हैं जिनके कारण उनके जीवन में ऐसी स्थिति बनी कि अच्छे धनयोग या राजयोग होने के बाद भी वे सामान्य जीवन बिताने पर विवश होते हैं। तो आज का कक्षा का विषय यही है कि राजयोगों को निष्प्रभावी करने वाले कुछ दुर्योग हैं, उनका विचार हम जन्म पत्रिका देखते समय किस प्रकार से कर सकते हैं। लग्न का बलवान होना, लग्नेश का बलवान होना, नवमेश दशमेश का बलवान होना, उनका अच्छी स्थिति में बैठना हम सामान्य रूप से विचार करते हैं। लग्नेश दशमेश का परिवर्तन होने पर भी और दोनों के बलवान होने पर भी व्यक्ति सफलता हासिल नहीं कर पाता है। योग्यता और क्षमता होने के बाद भी वह अपने कार्यक्षेत्र में, अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता है। तो ऐसे वो क्या दुर्योग हैं उनके ऊपर आज की कक्षा में विचार करेंगे। आपके सामने प्रस्तुत है एक वृश्चिक लग्न की कुंडली जहां लग्नेश और दशमेश में परिवर्तन है। लग्नेश स्वयं दशम भाव में बैठा है, पंचमेश गुरु के द्वारा देखा जा रहा है और गुरु यहाँ पर अमात्य कारक भी है। प्रति उत्पन्न मति के योग में विराजमान है, छठवें भाव में अपने मित्र के घर में बैठा है और अपने उस मित्र को, अपने राशि स्वामी को देख भी रहा है। राहु और केतु के स्वामी मंगल और शुक्र परस्पर त्रि एकादश में एक स्वराशि का 12वें भाव में, शुक्र का 12वें भाव में बैठना वैसे भी भोग कारक और धन कारक बताया गया है। बुधादित्य योग लग्न भाव में दशमेश और लाभेश का योग, शनि चतुर्थ भाव में बैठकर पंच महापुरुष योग का निर्माण करता है और शनि की नक्षत्र में ही इनका जन्म होता है और भाग्येश भाग्य स्थान में बैठता है। गुरु और चंद्रमा का परस्पर केंद्रीय स्थान में होना गजकेसरी योग का निर्माण होता है। राहु और केतु लग्न में होते हैं और सप्तम में होते हैं, दोनों उच्च राशि के होते हैं। दोनों की राशि स्वामी या तो मित्र के भाव में है या अपनी राशि में बैठे, फिर भी जीवन में सफलता नहीं मिलती है। यह एक महिला जातक की कुंडली है जो अपनी विद्या के क्षेत्र में अग्रणी, कला गीत संगीत के क्षेत्र में अग्रणी और खेल कूद के क्षेत्र में भी अपनी स्कूली जीवन में अग्रणी रहीं, लेकिन सामान्य जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामान्य जीवन जीतने के बाद भी, अपने परिजनों की सेवा करने के बाद भी उनसे आदर ना मिलने के कारण महिला व्यथित रहती हैं, पीड़ित रहती हैं। संतान उच्च कोटि की है, पति भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन महिला अपने जीवन में अपने बलबूते कोई विशेष कार्य या विशेष सफलता हासिल नहीं कर सकी। अगली कुंडली एक युवक की है। इस कुंडली में आप देख सकते हैं लग्नेश, नवमेश और धनेश होकर, लग्नेश और दशमेश, धनेश और सप्तमेश, बुध और शुक्र दोनों शुभ ग्रह द्वितीय भाव में विराजमान है। पंचमेश शनि पंचम में, दशम भाव में मंगल कुलदीपक योग का निर्माण करता हुआ और लाभेश सप्तम भाव में, पक्षबली लाभेश व्यवसाय के भाव में,
और व्यवसाय भाव का स्वामी लगन में बैठकर गुरु अपने भाव को देख रहा है, दृष्टि प्रदान कर रहा है। और यहाँ पर अमात्य कारक सूर्य लगन में और आत्मकारक शुक्र धन भाव में। लेकिन कुंडली एक सामान्य व्यक्ति की है जो अधिकतर समय में ऋणग्रस्त रहता है, धन कमाता है लेकिन धन को अनावश्यक गेमिंग वगैरह में खर्च कर देता है, जुआ सट्टा आदि में खर्च कर देता है और फिर ऋणग्रस्त हो जाता है। उसके परिजन उसको ऋण से मुक्त कराते हैं और फिर जातक उसी लत पर चला जाता है, जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाता है। पंचम में है, दसम भाव में मंगल, केंद्र में गुरु, जिसको कहा गया है कि अकेला केंद्र का गुरु लाखों दोषों को दूर कर देता है। धन भाव में धनेश लग्नेश के साथ नवमेश होकर बैठता है। धन भाव की कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जातक धन के अभाव से पीड़ित रहता है। अब विचार करते हैं हम दुर्योगों को कि ऐसे इन दोनों कुंडलियों में क्या दुर्योग हैं जिनके कारण ये अच्छी कुंडली होने के बाद भी सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं, सामान्य जीवन जीने पर मजबूर हो जाते हैं। सबसे पहला दुर्योग है सूर्य लगन में स्थित हो, यानी सूर्य उदय के आसपास का ही जन्म हो, संधि काल का जन्म हो और लगन के अंशों के निकटतम हो। 5 डिग्री से कम का गैप यदि सूर्य में और लगन में होता है और सूर्य अपेक्षित रूप से कहीं ऊपर होता है, तो ऐसी स्थिति में लगन ज़्यादा निर्बल हो जाती है, लगन को अस्त होने का दोष लग जाता है, लगन कमज़ोर हो जाती है। जैसे ग्रह सूर्य के साथ अस्त होते हैं, इसी प्रकार कर लगन पर भी सूर्य के निकटतम अंशों में बैठने का प्रभाव हो जाता है। और लग्नेश अच्छी स्थिति में हो, बलवान स्थिति में होकर भी लगन कमज़ोर होने पर जातक को उसका पर्याप्त या समुचित लाभ नहीं मिल पाता है। दूसरा दुर्योग, अष्टम भाव का स्वामी अपनी स्थिति से अष्टम स्थिति जो होती है, राशि होती है, उसके नवांश में हो या अष्टम भाव में जो राशि होती है उसके नवांश में बैठा हो या नीच नवांश में बैठा हो। और विशेषकर राहु से या लग्न से या सूर्य चंद्रमा से समान या 1 या 2 डिग्री के अंश के अंतर पर ही बैठा हो, भले ही वो दिग्बली हो, उच्च बली हो, तो भी वह बहुत अच्छी सफलता प्रदान जातक को नहीं करने देता है। इसी प्रकार से आत्मा कारक या अमात्य कारक या दोनों अपनी कुंडलीगत स्थिति से अष्टम भावगत नवांश में हों या लगन से अष्टम भावगत नवांश की राशि में हों। यानी किसी की मेष लगन है और लग्नेश या आत्मा कारक मंगल है या अमात्य कारक मंगल है और वह वृश्चिक नवांश में जा बैठता है, तो वह बेशक अपने नवांश का है, लेकिन क्योंकि अपनी राशि से भी, अपनी स्थिति से भी और लगन से भी अष्टम के नवांशगत गया हुआ है, तो वह जातक को बाधा कारक ही होगा। वह राजयोगी होने के बाद भी राजयोग प्रदान करने में उतना सक्षम नहीं हो पाएगा जितना उसे राजयोग का फल देना चाहिए। तो इस प्रकार से अष्टम नवांशगत और अष्टम राशि तुल्य नवांशगत ग्रहों की स्थिति बड़ी दुर्बल हो जाती है, भले ही वह उनका उच्च राशि का नवांश क्यों ना हो। जैसे बृहस्पति यदि धनु में हो, केंद्र में हो, तो कहने के लिए हम कहेंगे कि वह हंस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहा है, लेकिन यदि वह अपने से अष्टम भावगत यानी कर्क के नवांश में पहुंच गया तो उसकी शुभता काफ़ी हद तक कम हो जाती है, क्योंकि वह अपनी राशि तुल्य स्थिति से अष्टम भाव तुल्य नवांश में गया हुआ है। तो इस प्रकार से हम इनका विचार अब 1-2 मिनट के लिए इन कुंडलियों पर करके देखते हैं कि इनमें क्या ऐसी स्थिति बन रही थी जिसके कारण ये दुर्योगों के कारण इनके राजयोग भंग हुए। इस प्रस्तुत कुंडली में आप देख सकते हैं कि लग्न और सूर्य बिल्कुल समान अंशों पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा अष्टमेश बुध नीच नवांश में है, वह आत्मा कारक भी है और अपने नीच नवांश में यानी मीन के नवांश में गया हुआ है। और इसके साथ ही बृहस्पति
जो अमात्य कारक है वह भी वृश्चिक नवांश में यानी अपने से अष्टम नवांश में गया है। तो बुधादित्य योग होने के बाद, पंच महापुरुष योग होने के बाद, कुलदीपक योग होने के बाद और 12वें का शुक्र, जिसकी बहुत प्रशंसा की गई है ज्योतिष ग्रंथों में कि 12वें का शुक्र जातक को धनाढ्य बनाता है, समृद्धिवान बनाता है, लेकिन ऐसी कोई स्थिति जातिका की जीवन में उन्हें प्राप्त नहीं हुई। संघर्षमय जीवन रहा, अपनों के लिए त्याग किया, तपस्या किया, लेकिन उसका आदर भी उतना, उन्हें सम्मान भी नहीं मिल पाया। अब विचार करते हैं दूसरी कुंडली पर। पहली कुंडली में एक बार और विचारणीय थी कि जो अष्टमेश था वह नीच नवांश का होकर भी राहु के समान अक्ष पर मात्र एक अंश के अंतर पर विराजमान था। तो यह भी एक दुर्योग में और बाधा बनाने वाला कारक बन जाता है। अब विचार करते हैं दूसरी कुंडली में। यहाँ पर आप विचार कर सकते हैं कि सूर्य और लग्न में मात्र 3 डिग्री का गैप है। यहाँ भी लग्न एक प्रकार से अस्त हो गई है। अष्टमेश मंगल अष्टम नवांश में, स्वनवांश में होकर समान डिग्री पर बैठता है जो लग्न की डिग्री होती है, उसी डिग्री के निकटतम बैठता है, मात्र 10 कला के अंतर पर। इसके अतिरिक्त जो इनका आत्मकारक शुक्र है वह भी वृष नवांश का है, यानी अपनी स्थिति से अष्टम नवांश का है। और वर्तमान में शुक्र की ही दशा चल रही है, तो नवमेश और दशमेश की दशा चल रही हो और उसमें भी जातक सफलता हासिल नहीं करे, धन का योग ना बना पाए, और वह भी लग्नेश के साथ बैठा हो, धन भाव में 2 शुभ ग्रह बैठे हों, जिनको पंचमेश भी अपनी दशम दृष्टि से देखता हो, तो धन भाव पर लग्न, पंचम और नवम तीनों भाव के स्वामियों का प्रभाव हो, और शनि की भी वहाँ स्वराशि में बैठकर उच्च भाव पर दृष्टि हो, और जातक फिर भी धन से पीड़ित हो। दशम भाव में मंगल है, कुलदीपक योग का निर्माण करता है। केंद्र में गुरु सप्तमेश होकर सप्तम को देखता है, लेकिन फिर भी जातक को सफलता हासिल नहीं करने देता है। योग कार्य ग्रह की दिशा में भी उसे सफलता नहीं मिलती है। युवा ज्योतिषियों के लिए यह शोध के विषय हो सकते हैं, इस पर और अधिक शोध की आवश्यकता है। विचार करें और अपनी फलित में इसको शामिल कर सकते हैं। किसी के पास ऐसी कोई जन्म कुंडली हो तो उसको कमेंट में डाल सकते हैं, ताकि उस पर और आगे को शोध कार्य करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। तो आज की कक्षा में इतना ही। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।